Hello, welcome to Padayon. This is for class 8, chapter 1st, crop production and management. So Paheli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacations. Their uncle is a farmer. One day they show us some tools like a खुरपी, sickle, shovel, plow, etc. in the field. तो पहली और भुजो है दोनों अपने अंकल के घर पे जाते हैं वेकेशन में, समर वेकेशन में, और इसके अंकल जो है वो फार्मर है. तो उसके घर में वो देखते हैं कि वहाँ पे सिकल पड़ा हुआ है, शॉल पड़ा है, प्लो पड़ा हुआ है. You will learn that all the living organisms require food. सारे जो living organism है उसको food चाहिए. Plants can make their own food themselves. Can you recall how green plant synthesizes their own food? Animals, including humans, cannot make their own food. So where do animals get their food from, right? तो जो प्लांट है वो अपना फूड कैसे बनाना वो जानते हैं, और वो फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, वो हम जानते हैं. लेकिन एनिमल और ह्यूमन सब लोग अपना फूड बना नहीं सकते, तो वो कैसे फूड उनको मिलता है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड? तो पहले जानते हैं कि क्यों हमें फूड चाहिए. ओके, लेट्स सी. You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions, such as the digestion, respiration, and excretion. We get our food from plants or animal or both. तो भाई हमको फूड इसलिए चाहिए कि उससे हम लोग हमारे जो दैनिक कार्य होते हैं वो कर सकते हैं, जैसे कि हमारा डाइजेशन प्रोसेस, रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन. और ये हमें मिलता है कहाँ से? प्लांट से और एनिमल, या तो दोनों से. In order to provide a food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. यानी कि जो इतने सारे लोगों को पॉपुलेशन है उनको फूड अगर देना है तो हमें उसको रेगुलरली प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और उसका प्रॉपर मैनेजमेंट भी होना चाहिए, और उसका ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए. सो लेट्स लर्न अबाउट द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. For example, crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat. यानी कि ये यहाँ पे है जो क्रॉप की डेफिनेशन है. क्या है कि एक ही तरह के प्लांट कल्टीवेट किया जाए एक ही बड़े स्केल पे, बड़े से फील्ड में, तो उसको हम लोग क्रॉप बोलते हैं, जैसे कि वीट का क्रॉप है. You already know that crops are of a different types like cereals, vegetables and fruits. These can be classified on the basis of the season in which they grow. तो हम जानते हैं कि क्रॉप्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि सीरियल्स होता है, वेजिटेबल के, फ्रूट्स के, ठीक है. तो उनको सीजन के बेस पे क्लासीफाई किया जाता है. इन इंडिया अ वास्ट कंट्री, द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक अ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वराई फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. तो इंडिया जो है वो काफ़ी बड़ा कंट्री है, ठीक है, और यहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन है वो आप देखते हो हर जगह पे अलग अलग सी पाई जाती हैं. सो हमें इसी वजह से हमें यहाँ पे रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप मिलने को मिलता है, ठीक है. तो इसकी वजह से हम उसको दो क्रॉपिंग पैटर्न में हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं. पहला वाला है खरीफ क्रॉप. The crop which are shown in a rainy season are called the kharif crop. The rainy season in India is generally from June to September. Paddy, maize, soybean, groundnut and cotton are kharif crop. ठीक है. तो पहला वाला जो है वो खरीफ क्रॉप का क्लासिफिकेशन है. ये जो क्रॉप है वो रेनी सीजन में किया जाता है, और दूसरा है इसका टाइमिंग जो है जून टू सितंबर, और उसके एग्जाम्पल्स पेरी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये आपको याद रखना है. दियर एंड कॉटन आर कॉल्ड अ खरीफ क्रॉप. सेकेंड, राबी क्रॉप. द क्रॉप ग्राउंड्स इन अ विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड अ राबी क्रॉप्स. एग्जाम्पल्स ऑफ राबी क्रॉप्स आर wheat, gram, pea, mustard and linseed. Beside these, pulses and vegetables are grown during summer at many places. तो दूसरा वाला जो राबी क्रॉप्स हैं वो विंटर सीजन में होता है, और उसका समय जो है वो अक्टूबर से लेके मार्च तक है. एग्जाम्पल्स में आप वीट, ग्राम, पी और मस्टर्ड और लिनसीड को बता सकते हैं. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व्स सेवरल activities undertaken by farmer over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener, or even by you when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks are referred as to
agriculture practice, which are listed below. Preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizer, irrigation, protecting from weeds, harvesting and storage. तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं, जो कोई फार्मर करता है वैसे ही कोई गार्डनर भी करता है, और अगर आप घर पे इन्वायरमेंट जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाते हो तो आप भी वही करते हो. तो यहाँ पे हमें 7 स्टेजेस दिए हैं. कौन से हैं? पहले वाला एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, तो वो देखते हैं पहले. द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. These allow the roots to penetrate deep into the soil. The loose soil allow the root to breathe easily, even when they go deep into the soil. Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? अच्छा, तो पहला स्टेप है जो हम उसको सॉइल को प्रिपेयर करेंगे. हम क्या करेंगे? पहले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है. क्यों? क्योंकि ये जो है वो रूट को पेनिट्रेट मतलब अंदर जाने तक वो जगह कर देता है. दूसरा, सॉइल जो लूज़ होती है तो उसमें से एयर इजीली आ जा कर सकती है, सो दैट हेल्प्स टू ग्रो. The loosened soil help in the growth of earthworm microbes present in the soil, and these organisms are friend of the farmer since they further turn and loosen the soil and add a humus to it. But why the soil needs to turn or loosen, right? तो loosen जब करते हैं हम soil को तो ये earthworms and microbes के लिए अच्छा हो जाता है, तो वो ग्रो करने लगते हैं. दे आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, राइट? और उसी वजह से वो सॉइल में ह्यूमस करते हैं. Now, you have learned in the previous classes that soil contains a mineral, water, air, and some living organism. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organism. In this way, various nutrients in the dead organism are released back into the soil, and these nutrients are again absorbed by plants. सो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि जैसे सॉइल जो है वो क्या क्या उसमें अंदर होता है. जैसे उसमें मिनरल्स होते हैं, वाटर, एयर और लिविंग ऑर्गेनिज्म, सब इसके अंदर होता है. उसके अलावा डेड प्लांट्स और एनिमल्स भी वहाँ पे डिकम्पोज हुए होते हैं. सो ये जो सारा मिक्सचर उसमें वेरियस न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, तो वो लोग उसको एब्जॉर्ब करते हैं. Since only a few centimeters of a top layer of the soil support plant's growth, turning and loosening of a soil brings the nutrient-rich soil to the top so that the plant can use this nutrition. Thus, the turning and loosening of soil is a very important for a cultivation of a crop. तो हम लोग जब टर्न करते हैं ये प्लांट के सॉइल को, तो वो क्या करता है? दैट ब्रिंग्स अ न्यूट्रिएंट्स ऑन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, और उसी वजह से ये प्लांट को जल्दी से मिल सकता है. दिस प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग और अ प्लोइंग. दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो. प्लोज आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन. It is the soil is very dry. If the soil is very dry, it may need a watering before plowing. The plowing field may have big clumps of a soil called crumbs. It is necessary to break the crumbs. Leveling the field is beneficial for sowing as well as for irrigation. Leveling of soil is done with the help of a leveler. सो पहले जो प्रोसेस है उसको लूजन करने के लिए हम लोग जो प्रोसेस करते हैं उसको बोलते हैं टीलिंग और प्लोइंग. और प्लो जो है वो या तो वुड का बना होता है या आयरन का बना होता है. और अगर सॉइल जो ज़्यादा हार्ड है तो उसमें क्रम्स होते हैं, तो क्रम्स को भी ब्रेक करना पड़ेगा. और समटाइम्स दे यूज़ अ वाटर. और ये लेवलर करने से क्या फ़ायदा होगा? लेवल करने से जो व्हेन दे आर डूइंग शोइंग तब वो ईजी रहता है, ठीक है. और लेवल करने के लिए वो लोग लेवलर का यूज़ करते हैं. Sometimes manure is added to the soil before tilling. So this help in a proper mixture of a manure with the soil. The soil is moistured before sowing. तो जब भी कभी कभी तो ये लोग मैन्योर ऐड कर देते हैं, तो अच्छे से टिलिंग करने से पहले ही मैन्योर डाल देंगे तो वो अच्छे से मिट्टी के साथ मिक्स हो जाता है. Now agricultural implements. Before sowing the seed, it is necessary to break a clumps to get better yield. This is done with the help of various tools. The main tools used for this purpose are the plow, hoe and cultivator. So here it is given plowshare, plow shaft, right? So सबसे पहले शोइंग सीड के लिए क्लम्स को ब्रेक करना ज़रूरी है,
और इसी वजह से वो लोग प्लो, होर और कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट द प्लो फर्स्ट. This is being used since ancient time for tilling the soil, adding fertilizer to the crop, removing the weed and turning the soil. This is made of wood and is drawn by a pair of bulls or other animal, horses and camels in the past maybe. It contains a strong triangular iron strip called a plowshare. The main part of the plow is a long log of wood which is called a plow shaft. There is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to a beam which is placed on the bull's neck. One pair of bull and a man can easily operate the plow. The indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plowshare nowadays. So ये जो प्लो है वो एक प्रकार का टूल है जो टिलिंग द सॉइल और एडिंग फर्टिलाइज़र और के लिए या तो फिर रिमूविंग द वीड्स के लिए काम में आता है. और ये 2 बुल्स और एक इंसान इसको चलाता है. पास्ट में इसको हॉर्स और कैमल भी लगाए जाते हैं. इसको जो लॉन्ग स्ट्रिप है उसको प्लोशेयर बोलते हैं और वुडन का जो पार्ट है उसको प्लो शाफ्ट बोलते हैं. इनकी वजह से वो हम लोग इजीली प्लोइंग कर सकते हैं. अगेन nowadays we are using iron plows. Another tool is a hoe. It is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. It has a long rod of wood or iron. A strong rod and a bent plate of iron is fixed to one of its end. तो ये जो हो है उसके एंड में एक आयरन प्लेस लगाया जाता है. वर्क्स लाइक अ ब्लेड. इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स. सो यहाँ पे हो का पिक्चर दिखाया गया है. ग्रिप है, हैंडल है और आगे बीम है, रॉड है और बैंड प्लेट है जिसकी वजह से वो वीड को दूर कर सकता है. कल्टीवेटर. Nowadays plowing is done by a tractor driven cultivator. So the use of cultivator saves labor and time. तो अभी हम लोग कल्टीवेटर को ट्रैक्टर के साथ यूज़ करते हैं तो वो जल्दी से समय और लेबर भी बचाता है. नेक्स्ट स्टेप आता है शोइंग. Showing is an important part of crop production. Before showing good quality, clean and healthy seeds of a good variety are selected. Farmers prefer to use seeds which gives high yield. तो शोइंग जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है. उसके लिए वो पहले सबसे हेल्दी सीड सेलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद में उसको ग्रो करते हैं. हेल्दी सीड्स होंगे तो ऑब्वियसली दे कैन ग्रो अ बेटर क्रॉप. ठीक है ना. तो लेट्स सी दी सिलेक्शन ऑफ सीड वो कैसे करते हैं. ठीक है. So in this activity 1.1 you say they take a beaker and fill it with the half water and put a handful of wheat in that. और आपको इसको हिला दो. अब जो नीचे बैठ जाएंगे वो भारी वाले होंगे और जो ऊपर तैरेंगे वो हल्के से होंगे. हल्के वाले जो हैं फ्लोट कर रहे हैं, जो लाइटर है वो कम हेल्दी माने जाते हैं. Are there seeds which floats on the water? Would those be a lighter or heavier than those which sank? So why would they be lighter? So damaged seed becomes a hollow and are thus a lighter. जो damage है वो hollow हो जाते हैं और lighter हो जाते हैं. So they are floating on the water. This is a good method for separating a goods and healthy seeds from the damaged ones. Before showing one of the important tasks is to know about the tools used for showing seeds. So first of all, let's talk about the traditional tools. The tools used traditionally for showing seed is a shape like a funnel. The seeds are filled into the funnel, passed down through the 2 or 3 pipes having a sharp ends, and these ends pierce into the soil and place seeds inside. So here see the 2 people are working and then they are putting a soil seeds in the farm. So it's known as the method is known as the showing. तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो हल के साथ लगाया हुआ है एक फनल और उसके ऊपर सीड्स डालते जाते हैं. रेगुलर टाइम पे सारे सीड्स जो है वो सो होते जाते हैं. Nowadays we have the seed drills. So seed drills is in the figure 1.2 is used for showing with the help of tractors. These show the seeds uniformly at equal distance and a depth. It ensures that seeds get covered by the soil after sowing. These protect the seeds from being eaten by birds, and sowing by using a seed drill save the time and labor. So ये seed drill है वो accurate place पे डाल देता है और उसको को cover भी कर देता है seed को, ताकि उसको bird से भी protection मिल सकता है. Appropriate distance between the seed is necessary to avoid overcrowding of plant, and these allow plants to get enough
sufficient sunlight, nutrient and water from the soil. At a time, a few plants may have to be removed to prevent a overcrowding. और इन जो मशीन का यूज़ करते हैं उसकी वजह से वो एक प्रॉपर प्लेस पे के डिस्टेंस पे वो प्लांट किए जाते हैं ताकि वो ओवर क्राउडिंग ना हो जाए और एक दूसरे की कंपटीशन ना हो सनलाइट या न्यूट्रिशंस और वाटर के लिए. एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र. The substances which are added to soil in the form of a nutrients for the healthy growth of plants are called a manure and a fertilizer. Soil supplies mineral nutrition to the crop plants. These nutrients are essential for the growth of plant. In certain areas, farmers grow a crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what will happen to the nutrients. ठीक है. सोइल जो है वही मिनरल्स और न्यूट्रिशन प्लांट को सप्लाई करता है. ना सोचो अगर कोई फार्म है वो एक और दूसरे क्रॉप लेते रहेंगे तो व्हाट विल हैपन टू द न्यूट्रिएंट्स, वो कैसे रीफिल होते होंगे. सो कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअर इन अ न्यूट्रिएंट्स. देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड अ मैन्योर to the field to replenish the soil with the nutrients. This process is called a manuring. Improper or insufficient manure result in the weak plants. तो कंटिन्यूसली कल्टीवेशन करने के लिए फार्मर को उसके अंदर मैन्योर ऐड करना पड़ता है ताकि मैन्योर जो है वो पूरे प्रमाण में न्यूट्रिएंट्स प्लांट को देता है और इसी तरह से वो अच्छा जो प्लांट है बना सकता है. अगर मैन्योर नहीं डाला तो फिर जो प्लांट आने वाले हैं वो वीक होते जाएंगे. Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plants or animals' waste. Farmer dump the plant and animal waste in a pit at open place and allow it to decompose. The decomposition is caused by some of microorganisms. The decomposed matter is used as a organic manure. You have already learned about the vermicomposting in class 6. तो आप क्लास 6 में वर्मी कंपोस्टिंग जान गए हो कि जहाँ पे जो वॉर्म्स को है वो ब्रीड किया जाता था और बहुत सारे वॉर्म्स को है वो मिट्टी पे छोड़ देते थे तो उसको अच्छी ऑर्गेनिक मैन्योर जैसा टर्न कर देते थे. सिमिलरली यहाँ पे भी फार्मर्स जो हैं और प्लांट और एनिमल का वेस्ट है उसको एक बड़े पीट में ऐसे ही छोड़ देते हैं. वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से वो डिकम्पोज होता है और एक अच्छा सा ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार कर देता है. नाउ डिड plant in all the glasses grow the same places. So यहाँ पे A B C 3 कप लेने गए हैं और एक में उन्होंने न्यूट्रिशंस वाला सिर्फ मैन्योर डाला है, दूसरे में उन्होंने आर्टिफिशियल जो होता है फर्टिलाइज़र डाला है और तीसरे में उन्होंने कुछ नहीं डाला है. ठीक है. सो दे जस्ट वांट टू लुक विच वन ग्रो फास्टर. So fertilizer are chemical which are rich in a particular nutrients. How they different from the manure? Fertilizer are produced in factories. Some example of fertilizer are urea, ammonia, sulfate, superphosphate, potash, NPK, nitrogen, phosphorus, potassium. ठीक है. तो जो फर्टिलाइज़र हैं वो केमिकल्स हैं जिसको जो प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं लेकिन उसको फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है तो वो ह्यूमन मेड है. तो उसमें क्या होता है यूरिया, एमोनिया, सल्फेट एंड सुपर फॉस्फेट, पोटासियम एंड पीके काइंड ऑफ केमिकल्स हैं. ये सारे उसमें अंदर होते हैं जो प्लांट को ज़रूरी न्यूट्रिएंट पूरे करते हैं. द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ हेल्प फार्मर टू गेट अ बेटर yield of a crop such as a wheat, paddy and maize. But excessive use of fertilizer has made the soil less fertile. Fertilizers have also become a source of water pollution. Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizer with the organic manure or leave the field uncultivated in between two crops. तो जो फर्टिलाइज़र का यूज़ जो फार्मर करते हैं उनसे क्रॉप तो अच्छा हो जाता है लेकिन फर्टिलाइज़र की वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम होती है एज वेल एज़ वो वाटर पॉल्यूशन भी करते हैं. ठीक है. तो बेटर ये रहता है कि वो उनको दो क्रॉप के बीच में थोड़ा सा टाइम के लिए और लेफ्ट इट अनकल्टिवेटेड. The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. It replenishes the soil with nutrients. Another method of replenishing the soil with the nutrients is through the crop rotation. This can be done by growing different crops alternatively. Earlier, the farmers in the northern India used to grow a leguminous as a fodder in the one season and wheat in the next season. This helped in the replenishment of the soil with the nitrogen, and farmers are being encouraged to adopt this practice.
तो पहले के ज़माने में जो ये प्लांट है उसका जो हेल्थ है वो ऐसे ही रहने, सॉइल का हेल्थ ऐसे ही रहे, उसके लिए वो क्या करते थे, क्रॉप रोटेशन करते थे। यानी पहली बार वो अगर वीट लेते हैं तो दूसरी बार वो लेग्यूमिनस प्लांट जो है उसको प्लांट करते थे। तो उसका जो क्रॉप है वो जो नाइट्रोजन को रिप्लेनिश कर देता था सॉइल में, और वो अच्छा प्रोडक्शन फार्मर्स को देता था। In the previous classes you have learned about rhizobiums bacteria. So ये एक प्रकार के बैक्टीरिया हैं, they are present in the root nodules of the leguminous plant and they fix atmospheric nitrogen. Now here it is given very important difference between the fertilizer and manure. Fertilizers are man-made whereas manures are natural substance. Fertilizer is prepared in factory, manure can be prepared in the field. Fertilizer does not provide any humus to the soil, whereas manure provide a lot of humus to the soil. Fertilizer are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium, whereas manure is relatively less rich in the plant nutrients. The table gives us a difference between the fertilizer and manure. So what are the advantages of a manure? So the organic manure is considered better than the fertilizer, and this is because it enhances the water holding capacity of the soil, it makes the soil porous, due to which exchange of gases become easy, and it increases the number of friendly microbes in the soil, and it improves the texture of soil. तो ये जो है 4 एडवांटेजेस हैं कि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, ये सॉइल को पोरस बनाता है, यानी इसकी वजह से जो हवा है वो इजीली आ जा सके, और नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्ब्स जो है वो फ्रेंडली है वो इसको ज़्यादा बढ़ाता है, और सॉइल का टेक्सचर भी वो अच्छा करता है. इरिगेशन, ऑल द लिविंग बीइंग नीड्स वाटर to live, right? So water is important for proper growth and development. Water is absorbed by the plant roots. Along with the water, minerals and fertilizer also absorbed. Plants contain nearly 90% of water. Water is essential because germination of seed does not take place under the dry conditions. So nutrients dissolved in water are transported to each part of the plants. So water also protect the crop from both frost and hot air currents. To maintain the moisture of the soil for the healthy crop growth, field have to be watered regularly. So watering a plant is known as the irrigation, and proper irrigation system gives a very good crop to the farmer. तो वाटर क्यों ज़रूरी है? तो ये जो है एक्चुअली वाटर जर्मिनेशन करने के लिए ज़रूरी है, तो उसको ड्राई नहीं होने देगा और अच्छे से न्यूट्रिएंट मिक्स होके पूरे प्लांट को मिल जाएंगे. और जो हॉट करंट है या तो फ्रॉस्ट है उसमें भी वो प्लांट को प्रोटेक्ट करता है और ज़मीन का मॉइस्चर है वो संभाल के रखता है. So the supply of the water to crop at a regular interval is called the irrigation. The time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil and season to season. In summer, the frequency of watering is higher. Why is it so? Because it's very hot. Could it be due to the increased rate of the evaporation of water from the soil and the leaves? ठीक है. सो जो रेगुलर सप्लाई होता है वाटर का हम उसको बोलते हैं इरिगेशन, और ये जो इरिगेशन प्रोसेस है उसकी वजह से उसको टाइम टू टाइम क्रॉप को मिलना चाहिए, लेकिन वो समर में ज़्यादा होता है और अदर सीजन में कम होता है. एज़ यू नो, समर में गर्मी की वजह से ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर होता है. Source of irrigation. The sources of water for irrigation are well, tube wells, ponds, lakes, rivers, dams and canal. तो हमको इरिगेशन कहाँ से करते हैं? वेल से, ट्यूब वेल, पॉन्ड, लेक्स और रिवर वगैरह जगह से. ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन. सो देर आर ट्रेडिशनल मेथड. द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल इज लिफ्टेड अप by the different method in a different regions for taking it to the field. तो वाटर वेल्स हैं उसमें से कैसे पानी खींच के अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीक़ा से निकाला जाता था. Cattle or human labor is used in these method. So these methods are cheaper but less efficient. The various traditional ways are moat, pulley system and a chain pump. So यहाँ पे moat, chain pump, Dekli and a rahat. So these are all the systems are given. Pumps are commonly used for lifting water. Diesel, biogas and electricity and solar energy is used to run these pumps. और ये जो है ट्रेडिशनल मेथड में पानी कुएं में से निकाला जाता था और
प्लांट को दिया जाता था. नाउ मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन. सो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली. द मेन मेथड यूज्ड as follows. Sprinkle system. This system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available. The perpendicular pipes having rotating nozzles on the top are joined to the main pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under a pressure with the help of pump, it escapes from the rotating nozzles and it gets sprinkled on the crop as if it is a raining. And sprinklers is very useful for a lawns, coffee plantation and several other crops. राइट. सो पहला सिस्टम है वो स्प्रिंकलर सिस्टम है, जहाँ पे पूरा पाइप का नेटवर्क फील्ड में लगाया जाता है और फिर पंप से पानी को छोड़ा जाता है. वहाँ पे रोटेटिंग नोजल्स होती हैं, वो जब भी पानी आएगा फोर्स से तो वो भी घूमती है और पूरा जो स्प्रिंकल करती हैं, उसकी वजह से ये एक बारिश जैसा लगता है और ये कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए काफ़ी यूज़फुल है. सेकेंड है ड्रिप इरीगेशन. इन दिस सिस्टम द water falls drop by drop directly near the roots. So it is called a drip irrigation system. It is the best technique for watering fruits, plant, gardens, trees, and water is not wasted at all. It is boon in regions where the water availability is very scarce or poor. सो ड्रिप इरीगेशन में भी पूरा पाइपलाइन नेटवर्क होता है और एवरी प्लांट के जो रूट्स के पास में देयर इज़ अ वन small hole is there which gives a water drop by drop. Now comes the protection from the weeds. So how we can protect the plant from the weeds? Weed is what? Unwanted plants, right? So Bujo and Paheli went to the nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with the wheat plants. In a field, many other desirable plants grow unnaturally along with the crops. So these undesirable plants are called the weeds. The removal of weeds is called a weeding. Weeding is necessary since weeds compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. Thus they affect the growth of the crop. Some weeds interferes even in harvesting and many poisonous in animals and human beings. Farmers adopt many ways to removing the weeds and control their growth. Tilling before sowing the crop, in uprooting and killing of weeds which may then dry up and get mixed with the soil. The best time for the removal of weed is before they produce flowers and seeds. The manual remover includes physical removal of weed by uprooting or cutting them close to the ground from time to time. This is done with the help of khurpi. A seed drill is used to uproot weeds. तो ये बीड को है वो रिमूव करना ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? बिकॉज वो क्रॉप के साथ अगर ग्रो होते हैं तो उसको भी वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट चाहिए. सो देयर इज़ गोइंग टू बी कंपटीशन बिटवीन द रियल प्लांट एंड दैट. समटाइम्स वी डू इट बिकम्स अ पॉइजनियस फॉर द एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग टू. तो फार्मर जो है उसको अपरूट करते हैं या निकाल देते हैं. देयर आर सम टूल्स दे यूज़ इज कॉल्ड अ खुरपी एंड अ सीड ड्रिल्स. Weeds are also controlled by using a certain chemicals called weedicides like a 2,4-D. These are sprayed in the fields to kill the weeds. They do not damage the crops. The weedicides are diluted with the water to the extent required and sprayed in the field with a sprayer. और weedicide का इस्तेमाल करके भी उसको दूर किया जाता है. As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. Spraying of weedicides may affect the health of farmer, so they should use the chemical very carefully. They should cover their nose and mouth with a piece of cloth during the spray of these chemical. सो ये जब केमिकल वीडिसाइड का केमिकल है 2,4-D वो इस्तेमाल करके भी वीड्स को हटाया जाता है. लेकिन ये केमिकल है जहरीला है तो फार्मर्स शुड कवर देयर नोज, उसका अपना नोज और उसको केयरफुली स्प्रे करना होता है. After completing this, we have a harvesting. Harvesting of crop is an important task. The cutting of the crop after it's mature is called a harvesting. In harvesting, crop are pulled out or cut close to the ground. It usually takes 3 or 4 months for a cereal crops to mature. Harvesting in our country is either done manually or by sickle or by a machine called a harvester. In the harvested crop, the grain seeds needs to be separated from the chaff.
This process is called a threshing. This is carried out with the help of machine called a combine, which is in fact harvester as well as thresher. तो जब क्रॉप रेडी हो जाता है और उसको कट करने की सीज़न आती है तो उसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं, और ये हार्वेस्टिंग है वो सिकल की मदद से किया जाता है, या तो एक मशीन यूज़ किया जाता है जो कि हार्वेस्ट करता है और उसके ऊपर जो कवर होता है उस लेयर को हटाने के लिए, तो उसको बोलते हैं थ्रेशिंग प्रोसेस। तो ये जो दोनों काम करता है उसको कंबाइन मशीन्स बोलते हैं। फार्मर विद द स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड do the separation of grain and chaff by winnowing method, you have already studied in class 6। तो ये winnowing method से भी दूर किया जाता है। Now once the crop is ready, कहाँ पे स्टोरेज करना है, ठीक है। So storage of produce is an important task. If the harvested grain are to be kept for a longer time, they should be safe from moisture, insect, rat and microorganisms. Harvested grains moisture, if fresh harvested grain are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organism, making them unfit to use for the germination. Hence before storing them, the grain are properly dry in a sun to reduce the moisture in them. These prevent the attack by insect, pesticides, bacteria and fungi. तो अच्छे से स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग हार्वेस्ट करें जो ग्रेन है उसको हम लोग ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे उसको ये इंसेक्ट, मॉइस्चर और रेट से बचाया जाए। Now there are few things, right? Farmers store the grains in a jute bags or metallic bins. However, large scale storage of grain is done in the silos and granaries to protect them from the pest, rats and insect. Dried neem leaves are used for storing foods and grains at home. For storing a large quantities of grain is a big go down. Specific chemical treatments are required to protect them from the pest and microorganisms. After completing the table food from animals, right, next is food from animals. So you must have seen that the like plants and animals also provide us with a different kind of food. So many people living in a coastal area consume fish as a major part of their diet. In the previous classes you have learned about the food that we obtain from the plant. We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like a selection of seeds, sowing, etc. Similarly, animal reared at home or in the farm have to be provided with the proper food, shelter and care. And when this is done on a large scale, it is called a animal husbandry. So we will learn this in the next year.